बात कर रहे थे आपसे। बात की थी, हमारी सिर्फ बात ये रही थी कल कि सबसे पहले इंडिया पर किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया या किस मुस्लिम व्यक्ति ने आक्रमण किया। तो उसको हमने देखा, समझा। तो आपको मालूम होगा या याद होगा, सबसे पहले इंडिया में जिस मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया उस शासक का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। और उसने जो आक्रमण किया वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया पर आक्रमण किया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया पर आक्रमण किया। हमने बताया कि ये मोहम्मद बिन कासिम कौन था, कहाँ से आया और क्यों शासन इसने किया या क्यों उसने आक्रमण किया, इंडिया पे अपना शासन किया। हम पहले ये देखिए कि मोहम्मद बिन कासिम कौन है, क्यों आया इंडिया पर, क्यों आक्रमण किया। अच्छा, थोड़ी सी नज़र हम 712 से पहले की अगर डालें, हम बात करें इंडिया पे 712 ईस्वी से पहले इंडिया क्या था, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया पर मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी या मुसलमान राज करने नहीं आए थे। इससे पहले हिंदू शासकों का शासन इंडिया पर चलता था, जिसमें से हम बात करें मगध या ऐसे ही 16 महाजनपद। हम कह सकते हैं कि इंडिया पर 16 महाजनपदों का बड़े लंबे टाइम तक शासन देखने को मिलता है। 712 ईस्वी का दौर आया, इस्लाम धर्म दुनिया के तमाम देशों में धीरे धीरे फैल रहा था। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि ये इंडिया का नक्शा, इसको अगर मान लिया जाए और हम आपसे कहें कि ये वाला जो एरिया है जो आज पाकिस्तान के हैंडओवर चला गया है, या हम कह दें कि इतना हिस्सा ये पाकिस्तान के हैंडओवर है और ये इधर वाला एरिया इंडिया के हैंडओवर है, तो यहीं एक सूबा है, यहीं एक प्रांत है, यहीं एक स्टेट है जिसका नाम है सिंध, जिसका नाम है सिंध। सबसे पहले इसी सिंध प्रांत पर आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम। इधर से ये आता है और आते हुए यहाँ आक्रमण करता है और यहाँ का जो राजा होता है सिंध का, उसका नाम होता है दाहिर। दाहिर को ये पराजित कर देता है। यहाँ जो व्यक्ति शासन कर रहा होता है उस व्यक्ति का नाम होता है दाहिर। और दाहिर को ये जब से युद्ध होता है, मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर का जब युद्ध होता है या इन दोनों के बीच में बैटल होता है, तो मोहम्मद बिन कासिम युद्ध जीत जाता है और दाहिर पराजित हो जाता है। राजा दाहिर के पराजित होने के बाद इस एरिए पर, सिंध पर हम कह सकते हैं, हुकूमत आ जाती है मोहम्मद बिन कासिम की। और मोहम्मद बिन कासिम यहाँ सबसे पहले, मोहम्मद बिन कासिम इस एरिए पर सबसे पहले जजिया कर लगाता है। अब लोगों का दिमाग थोड़ा शॉर्ट होगा कि सर ये जजिया कर क्या है। जजिया कर के बारे में तो हम जानते ही नहीं हैं, क्या है ये बात, इसको हम समझते हैं। इतना सबके समझ में आ गया कि इंडिया का एक सूबा था, एक जगह थी सिंध, और सबसे पहले इस सिंध पे आक्रमण होता है और आक्रमण करने वाले व्यक्ति का नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम। और यहाँ जो पहले से राज कर रहा होता है उस राजा का नाम होता है राजा दाहिर। राजा दाहिर को पराजित करके मोहम्मद बिन कासिम अपनी सत्ता बना लेता है सिंध में। और सबसे पहले सिंध में ये जजिया कर लगाता है। जजिया, या जजिया ऐसे हम लिखें, जजिया ऐसे लिखा जाएगा, जजिया, जजिया कर लगाता है। दोनों तरीके से जजिया कर को लिखा जाता है। कहीं कहीं ऐसे भी आपको जजिया कर देखने को मिल जाएगा। कुछ भी मान लो, जजिया कर है, बात खत्म, यहीं से पूछा जाएगा। हम इस ऊपर वाले को मान लेते हैं, जजिया कर लगाया गया। कर से आपके समझ में एक बात आएगी, कर मतलब टैक्स। अभी चल रहा है ना जीएसटी टैक्स, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ऐसे ही एक टैक्स लगाया गया और टैक्स को हिंदी में कहते हैं कर, और उस कर का नाम था जजिया कर। इस जजिया कर का मतलब है कि गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाला कर, गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाला कर।
तो सबसे ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है कंपटीशन में, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि सबसे पहले इंडिया में जजिया कर किस व्यक्ति ने लगाया। सबसे पहले इंडिया में जजिया कर किस व्यक्ति ने लगाया, तो हम कह सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने। बात समझ में आई? अच्छा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले जजिया कर इंडिया के किस हिस्से पर लगाया गया, तो हम कह सकते हैं कि सिंध पर जजिया कर लगाया गया। और किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत पर किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया, तो हम कह सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने किया। और कितने ईस्वी में किया? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया पर आक्रमण किया। ये सारी जानकारियाँ हमें कहाँ से मिल रही हैं? ये सारी जानकारियाँ हमें बच्चों चचनामा से मिल रही हैं। चचनामा, चचनामा एक पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में सारी घटनाएं लिखी हुई हैं, सारे वाक्य लिखे हुए हैं, जिससे हमें पता लग रहा है, ये हम पढ़ पा रहे हैं कि सिंध पर कब्जा किया या आक्रमण किया और किसको पराजित किया और कैसे वह अपना शासन लागू किया और जजिया कर किसने लगाया। बात समझ में आ गई है? अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया, एक प्रदेश जीत लिया, एक हिस्सा जीत लिया। अभी यहीं दौर खत्म नहीं होता, अब एक और व्यक्ति आएगा इसके बाद में, उसका नाम है महमूद गजनवी। अब आक्रमण करने इंडिया पे कौन आ रहा है? महमूद गजनवी। बच्चों, अब इंडिया पर आक्रमण किसने किया? महमूद गजनवी ने इंडिया पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी अब ये इंडिया पे आक्रमण करेगा। और कहा जाता है, इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक इस व्यक्ति ने इंडिया पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार किया? 17 बार। इतिहासकारों ने अपनी किताब में ये मत दिया है, ये कहा है कि महमूद गजनवी इंडिया पर आक्रमण करने आया तो इसने 1000 से लेकर 1027 तक 17 बार आक्रमण किया और इंडिया का प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया या ध्वस्त कर दिया। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को किसने तोड़ा या किसने ध्वस्त किया, तो वह व्यक्ति है महमूद गजनवी। सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया, इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है कि मूर्तियों को तोड़ने वाला, महमूद गजनवी को। तो सबसे पहले इंडिया में आया मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में आक्रमण करता है। सबसे पहले इंडिया में आक्रमण होता है 712 ईस्वी में, ये आप ध्यान रखना। कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट ये रहता है कि सबसे पहले महमूद गजनवी ने इंडिया पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद लूटपाट की, मंदिरों को तोड़ा, ये बाद में आएगा। इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आ चुका है। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया 1000 से लेकर 1027 तक 17 बार आक्रमण किया। एक एग्जाम में पूछ लिया गया था कि बताइए महमूद गजनवी ने इंडिया पर कितनी बार आक्रमण किया, तो हम कह सकते हैं 17 बार आक्रमण किया या 17 बार ये इंडिया को लूटने के लिए आया। इसके बाद में जो व्यक्ति आता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज हम सिर्फ इनकी मोटी मोटी कहानियों के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो कुछ कुछ पॉइंट देख रहे हैं हम। तो मिडिवल हिस्ट्री में हमने बात की मोहम्मद बिन कासिम की, उसके कुछ पॉइंट देखे। ऐसे ही हमने बात की महमूद गजनवी की, इसके कुछ पॉइंट देखे। और इसके बाद जो तीसरा व्यक्ति इंडिया पर लूट करने के लिए आएगा या आक्रमण करने के लिए आएगा, उस व्यक्ति का नाम है या उस आदमी का नाम है मोहम्मद गौरी। उस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद गौरी। ये 3 लोग ही इंडिया में लूटपाट करने के लिए आए और इंडिया को इन्होंने लूटा और अपना शासन स्थापित किया, अपना राज्य स्थापित किया। सबसे पहले व्यक्ति की बात करूं मैं तो उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले ये व्यक्ति आता है इंडिया पर। देन सेकंड में आता है महमूद गजनवी।
सेकंड पोजीशन इसकी रहती है। बच्चों लेखन शैली मेरी कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है, तो इसीलिए लेखन शैली पर ध्यान कम दें और बस समझने की कोशिश करें। तीसरे पे आएगा मोहम्मद गौरी। सबसे पहले आया मोहम्मद बिन कासिम, फिर आया महमूद गजनवी और अब आया है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी आक्रमण करने के लिए आया। तराइन का जो युद्ध है वो मोहम्मद गौरी के बीच ही लड़ा जाता है। तराइन का प्रसिद्ध युद्ध है, फेमस युद्ध है, जो कि मोहम्मद गौरी के द्वारा तराइन में लड़ा गया। अच्छा, मोहम्मद गौरी का रोल ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया और तमाम प्रदेशों को जीता और इसके दिमाग में ख्याल आया कि मुझे तो लौट के अपने ही प्रदेश में या अपने ही शहर में, अपने ही देश में वापस जाना है। मोहम्मद गौरी चल दिए अपने देश में, वापस लौट लिए इंडिया से और इन्होंने कहा कि भैया मैं अपने जीते हुए प्रदेश किसको दूं या किसको सौंपूं। तो इनका एक गुलाम था और उस गुलाम का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। नहीं, हाँ, उस व्यक्ति का नाम था, बताइए, कुतुब मीनार किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो भैया मोहम्मद गौरी जब यहाँ से लौटकर जा रहा था तो उसके दिमाग में ख्याल आया कि मैं अपने जीते हुए प्रदेश अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए प्रदेश कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिए और कहा कि इन प्रदेशों में आप राज कीजिए, आप संभालिए अपने गुलाम को। कौन है ये? गुलाम है। यहीं से दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग होती है। दरअसल हमें पढ़ाना आपको दिल्ली सल्तनत था, लेकिन उसको पढ़ने के लिए थोड़ा बैक में जाना पड़ा। मोहम्मद बिन कासिम को समझना पड़ा, महमूद गजनवी को समझना पड़ा और मोहम्मद गौरी को भी हमने समझा है। अब बात आती है दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत क्या है? अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत को क्रम में बताइए किस किसने राज किया। बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, बच्चे बता ही नहीं पाते। इसकी वेरी सिंपल ट्रिक है, बहुत आसान सी ट्रिक है। आप एक बार इसको याद कर लोगे या एक बार समझ लोगे तो फिर भूलने वाले नहीं हो। पहले वो ट्रिक ही मैं आपको बता देता हूँ। वो ट्रिक है आपकी गुड़ खा तसले में। ये ट्रिक है इसको याद करने की कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश या कौन कौन से एम्पायर आए, और बड़ी आसान ट्रिक है, लेकिन इस ट्रिक को मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है। अगर मैं आपको बताऊं कि गुड़ से क्या है तो इससे गुलाम है, मतलब गुलाम वंश। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला जो वंश है वह गुलाम वंश है, और फिर इसके बाद आता है खिलजी वंश, और फिर इसके बाद आता है तुगलक वंश, फिर आता है आपका तुगलक वंश, और फिर आता है आपका सैयद वंश, और आखिर में आता है आपका लोधी वंश। और यह है आपका वहां से मुगल दिल्ली सल्तनत में नहीं आता है। दिल्ली सल्तनत में 5 ही वंश आते हैं या 5 ही एम्पायर आते हैं। देखिए ट्रिक है आपकी गुड़ खा तसले में। अच्छा, इसमें इसका कोई रोल नहीं है रा का, लेकिन इसे हटा देंगे हम तो फिर ट्रिक कुछ अजीब बन जाएगी, है ना। आप देखिए ट्रिक क्या बन गई। तो जो कि हमें बताना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने इसको गुड़ कर दिया है। रा हटाएंगे तो फिर कुछ और बन जाएगा। आते हैं पॉइंट पे। ट्रिक आपको याद हो जाएगी, आसान ट्रिक है। गुड़ खा तसले में तो सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर आपका तुगलक वंश, फिर आपका सैयद वंश, और आखिर में आपका लोधी वंश। लोधियों को पराजित करते हैं मुगल, और फिर इंडिया में मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है। और मुगल साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य नहीं कहा जाता है, क्योंकि
एक और बचता है मुग़ल एम्पायर, और मुग़ल एम्पायर की नींव रखी आपको मालूम ही होगा बाबर ने। तो इन सब के बारे में पढ़ना है और यही आपका कहलाता है मध्यकालीन भारत। हमने अभी तक जो पढ़ा तो सबसे पहले आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने, उसके बाद में महमूद गजनवी ने, फिर मोहम्मद गौरी ने, और मोहम्मद गौरी अपने जीते हुए प्रदेशों को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे गया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक सल्तनत की स्थापना की या एक वंश की स्थापना की। उस वंश का नाम था गुलाम वंश। गुलाम वंश उसने नाम रखा, उसका राजा बनाया। उससे पहले सबसे पहले सुल्तान बना वो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, और उसके बाद में दूसरा वंश आएगा, वह आएगा आपका खिलजी वंश, और खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और तीसरा व्यक्ति आएगा फिर, या तीसरा शासन आएगा तुगलक वंश, इसकी नींव रखी गयासुद्दीन तुगलक ने। चौथा है सैयद वंश, छोटा सा ही रहा, ये ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, तो इसकी नींव रखी खिजर खान ने। और लोधी वंश भी ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, तो इसकी नींव भी बहरौल लोधी ने रखी है। लोधी नहीं, ये हम कहें कि आगरा की स्थापना किसने की, तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की, अकबर या बाबर ने नहीं की। आते हैं इनको एक बार और समझते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या है, हमें क्या पढ़ना है। तो मैंने आपको इतनी बातें बताई, मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आसानी से आ गई होंगी। और किसी भी को और कोई डाउट हो, अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। और दूसरी बात ये है कि इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, और एक बार नहीं 2 बार देख सकते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा। क्योंकि इतना हम तेज़ भी नहीं पढ़ा रहे हैं, इतना स्लो भी नहीं, मीडियम स्पीड के साथ चल रहे हैं, और उम्मीद है कि आपकी समझ में बखूबी ये आ रहा होगा। तो हम मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं, जिसका टाइम पीरियड हम कहें 712 ईस्वी से लेकर 1707 माना जाता है, औरंगजेब की मृत्यु तक। 712 में पहला आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम, यहाँ से मध्यकालीन भारत का इतिहास चालू हो जाता है, और आखिरी माना जाता है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक। इतिहासकारों ने अपने पढ़ने के हिसाब से हिस्ट्रियों को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है, प्राचीन में, मध्य में और आधुनिक में। तो इससे पहले चलती है प्राचीन हिस्ट्री, इसके बाद में चलेगी आधुनिक भारत या आधुनिक हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, जिसमें अंग्रेज आएंगे। अंग्रेज आने के बाद स्वतंत्रता संग्राम होगा, देश आज़ादी पाएगा, और हम 2022 तक आ जाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, मैंने आपको समझाया कि हमने ना 5 वंश पढ़ने हैं, जो कि 5 वंश आपको बखूबी मालूम होंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। और उसके बाद में पढ़ना है मुगल एम्पायर के बारे में। तो एक बार हम 5 वंशों को रिपीट कर दिया जाए, ज़्यादा बेहतर होगा, और ट्रिक को एक बार यहाँ लिख दिया जाए तो आपकी समझ में और अच्छे से आ जाएगी। ट्रिक है आपकी गुड़ खा तसले में से आता है मुगल एम्पायर, और जो कि दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं है। 5 ही वंश हैं। पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, और चौथा है आपका सैयद वंश, और फिर है आपका लोधी वंश। अब वो पूछेगा आपसे, क्वेश्चन इतना आसान नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्रम में बताइए, दिल्ली सल्तनत पे जिन 5 वंशों ने राज किया उनको क्रम में बताइए। तो ये उनका बिल्कुल आसान और सीधा और साफ क्रम है। सबसे पहले ये है, फिर ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है। लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन को अगर थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए गुलाम वंश के संस्थापक का नाम। तो उनका नाम आपको मालूम होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आपसे पूछ लिया जाए तो अभी मैंने आपको बताया और आपको याद होगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी।
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी है इधर। और तुगलक को मैंने आपको बताया था गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक यहाँ है ही। और सैयद से मैंने आपको बताया था खिज्र खां, बताया था कि नहीं बताया था अभी, खिज्र खां। और लोधी से आपका है बहलोल लोधी। अब देखिए जब एक वंश आ गया, गुलाम वंश ने अपनी स्थापना दिल्ली में कर दी और गुलाम वंश राज करने लगा हर जगह, कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बन गया, तो फिर ये खिलजी वंश क्यों आया? खिलजी वंश इसलिए आया कि गुलाम वंश का जो शासक था, जो शासन कर रहा था, वो कमज़ोर हो चुका था या वो अच्छे शासन नहीं कर पा रहा था। और उसकी सेना में एक व्यक्ति था फिरोज खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो वहाँ सेना में था। उसने युद्ध किया और राजा को मार दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। कुछ टाइम तक इन्होंने अपना राज किया और इनके बाद फिर तुगलक क्यों आए, गयासुद्दीन तुगलक ने नींव कैसे रखी? तो इसको लगा कि जो खिलजी वंश है, इसके जो संस्थापक हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं या वो मुझसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है, उनसे ज़्यादा पावरफुल तो मैं ही हूँ। तो फिर ये अपने वंश की नींव रख देता है गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश की। ऐसे ही फिर खिज्र खां आते हैं और ऐसे ही फिर लोधी आते हैं, बहलोल लोधी। चल रहा होता है बढ़िया, लोधी राज कर रहे होते हैं और लोधियों का आखिरी राजा होता है इब्राहिम लोधी। अब थोड़ी सी कहानी हम मुगल एम्पायर की तरफ बढ़ रहे हैं कि मुगल एम्पायर कब आया, और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि मुगल एम्पायर की नींव किस राजा ने रखी या किस शासक ने रखी या मुगल एम्पायर का संस्थापक कौन था। तो आपको मालूम है कि मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। तो मैं आपको बताऊं कि लोधी राज कर रहे थे, लोधी राज कर रहे थे और लोधियों को हराकर ही आएंगे मुगल। तो इसमें आएंगे आपके इब्राहिम लोधी। लोधियों में है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी राज कर रहे होते हैं, बाबर आ रहे होते हैं फरगान को फतेह करके, या मैं हम कह सकते हैं अफगानिस्तान को फतेह करके, या आज जो पाकिस्तान का हिस्सा है उस हिस्से को भी फतेह करते हुए वो दिल्ली की तरफ अपना रुख कर रहे होते हैं। उसी दरमियान बताया जाता है कि इंडिया के कुछ लोगों ने गद्दारी की, इंडिया के कुछ राजाओं ने उनको आमंत्रित किया कि आप इंडिया आइए और इंडिया में जो इब्राहिम लोधी या लोधी वंश सत्ता में है उसको आप उखाड़ फेंकिए। इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, हम इस मत पर नहीं जाना चाहते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बाबर आया और बाबर ने युद्ध किया पानीपत में। कहा ही जाता है कि बाबर इतना बड़ा योद्धा था कि वह कोई भी युद्ध हारा नहीं। वो जितने युद्ध आया अफगानिस्तान से इंडिया तक का उसने सफ़र तय किया, तो वो सारे युद्धों को जीतता हुआ आया। और ये कहा जाता है कि जो तोप का नियम है, तोप से जो हम युद्ध करते हैं, ये हम जो तोप चलाते हैं, ये सबसे पहले बाबर ही इंडिया में लेकर आया है। एक ये भी सबसे बड़ा रीज़न था बाबर का कामयाबी हासिल करने का। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच युद्ध होता है। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध जिसे हम कहते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध। और ये होता है 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जो कि इब्राहिम लोधी या लोधी वंशजों और बाबर के बीच में होता है। और बाबर इस युद्ध को जीत जाता है, और जैसे ही वो इस युद्ध को जीतता है तो इंडिया में एक नया एम्पायर आ जाता है, या एक नया वंश आ जाता है, या एक नया साम्राज्य आ जाता है जिसका नाम है मुगल वंश। ये अक्सर पूछा जाता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, संस्थापक कौन था? तो आप बता देंगे बाबर। और फिर वो आपसे पूछ ले कि वास्तविक संस्थापक कौन था, वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक
संस्थापक कौन था? तो वो है अकबर। इन दोनों बातों में लोगों के अलग अलग मत रहते हैं कि सर ये तो बताइए संस्थापक और वास्तविक संस्थापक का मतलब क्या है। हम तो इसमें उलझ जाते हैं। तो साफ बात ये है, या आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि इंडिया पर बाबर ने तो मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ये हम कह सकते हैं कि इंडिया इतना बड़ा है तो इतने हिस्से में तो बाबर ने राज किया, और इसका जो अगला वंशज आया या इसका जो पोता आया अकबर, इसने इस एरिया को यहाँ से बढ़ाया, यहाँ से बढ़ाया, यहाँ से बढ़ाकर पूरा अपने में मिला लिया। तो कह सकते हैं हम कि संस्थापक तो बाबर ने की, लेकिन उसको बढ़ाया किसने, उसको आगे लेकर कौन गया? तो वो था अकबर। यहाँ तक बात समझ में आ गई होंगी आपको और क्लियर है बड़ा ही। तो अब हम मुगल वंश में किन किन के बारे में पढ़ेंगे। एक बार उन राजाओं के नाम हम देख लेते हैं, मध्यकालीन भारत तक किन राजाओं का नाम आता है, एक बार उन सब के बारे में हम देख लेंगे या उनका नाम हम समझ लेंगे, और फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री की परीक्षा आपको देंगे कि उसमें हमें क्या पढ़ना है। अभी हम मध्यकालीन भारत देख रहे हैं, मुगल आ गए हैं। मुगलों में बाबर है सबसे पहले, फिर हुमायूं है दूसरे पर, और फिर आपके अकबर हैं जिसको द ग्रेट किंग भी कहा जाता है इंडिया का। और उसके बाद में हम बात करेंगे, अकबर के बाद में है जहांगीर, और जहांगीर के बाद है शाहजहां, और इसके बाद में है आपके औरंगजेब। अब ऐसा नहीं है कि यही इनके पूर्वज हैं, इनके बाद में और नहीं आए, ऐसा नहीं है। औरंगजेब के बाद में भी काफ़ी सारे राजा आएंगे, लेकिन वो हम आधुनिक भारत में देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे। लेकिन पावरफुल मुगल एम्पायर में ये ही आपके 6 राजा रहे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इनके बारे में हम पढ़ेंगे और एक एक देखेंगे कि किसका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक रहा, किसने इंडिया में क्या किया। ये सारी वीडियो एक एक राजा के साथ शुरू होंगी और एक एक राजा पे ख़त्म होंगी। अभी हमने जो पढ़ना था या जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है मध्यकालीन भारत में हमें पढ़ना क्या है। अभी हमने पढ़ा कुछ नहीं है, अभी हमने मध्यकालीन भारत में पढ़ा कुछ नहीं है। हमने तो सिर्फ वो समझा है कि हमें पढ़ना किस किस के बारे में है, हमें किस किस के बारे में पढ़ना है, या कहाँ से मध्यकालीन भारत या मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो वो मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट होती है, 712 ईस्वी से मोहम्मद बिन कासिम को हमने पढ़ना है। अभी हमने पढ़ा नहीं है उनको भी, इसको भी हम पढ़ लेंगे। इसके बाद में पढ़ना है महमूद गजनबी। इसके बाद हमको पढ़ना है मोहम्मद गौरी। फिर हमको पढ़ना है वंशों के बारे में, पांचों के में, और फिर उसके बाद में हमको पढ़ना है मुगल एम्पायर के बारे में, और यही आपकी हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, मिडिवल हिस्ट्री। अच्छा, अक्सर लोगों का मत ये रहता है कि सर एक बात बताइए आप कि जो शासन करने के लिए आए इन्होंने अपने वंश रखे, ये वंश मिट कैसे गए। अक्सर एक सवाल रहता है सभी बच्चों का या समझदार लोगों का कि सर मुग़ल एम्पायर का नाम तो हमने बहुत सुना था कि मुग़ल एम्पायर ने इंडिया के अधिकांश हिस्से पर शासन किया, लेकिन ये मुग़ल एम्पायर ध्वस्त क्यों हो गया या मिट क्यों गया, या इसको क्यों दबा दिया गया, या किसने दबाया। तो दोस्तों इसका आंसर बड़ा साफ है कि तब आपको सत्ता दे दी जाए और आप अगर सत्ता को बहाल ना रख पाओ या उस पर काबिल ना उतर पाओ तो हम कह सकते हैं कि हमें जो सत्ता दी गई है हम उसके योग्य नहीं हैं। मैं आपसे कहूं कि अकबर ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया, वही मैं आपसे कहूं फर्रुखसियर ने साम्राज्य को घटाया, मोहम्मद शाह ने साम्राज्य को घटाया। तब कोई व्यक्ति शासन की भागदौड़ को भूलकर अपनी निजी लाइफ में उतर जाता है
तो उसका शासन ध्वस्त हो जाता है, बड़े बड़े खजाने खाली हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं, हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि जो पहले लोग आए उन्होंने क्या गलतियां की और कैसे हम पर राज किया, या हमारे राजाओं ने क्या गलतियां की कि उनका राज्य ख़त्म हो गया और अंग्रेज़ों ने इंडिया पर कब्जा कर लिया या इंडिया को हथिया लिया। ये सारी बातें देखने को मिलेंगी अगली वीडियो में। और यहाँ तक किसी को अगर समझ में नहीं आई हो या किसी का कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे और आगामी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।